आज प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी बड़े घर की बेटी। बेनी माधव सिंह मौजा गौरीपुर के जमींदार नंबरदार थे। उनके बुजुर्ग किसी जमाने में बड़े साहिब-ए-सवत थे। पुख्ता तालाब और मंदिर उन्हीं की यादगार थी। कहते हैं इस दरवाजे पर पहले हाथी झूमता था। उस हाथी का मौजूदा नेम उल बदल एक बूढ़ी भैंस थी, जिसके बदन पर गोश्त तो न था मगर शायद दूध बहुत देती थी, क्योंकि हर वक्त एक न एक आदमी हांडी लिए उसके सर पर सवार रहता था। बेनी माधव सिंह ने निसफ से जायदाद वकीलों की नज़र की और अब उनकी सालाना आमदनी 1000 से जायद न थी। ठाकुर साहब के 2 बेटे थे। बड़े का नाम श्रीकंठ सिंह था। उसने एक मुद्दत-ए-दराज की जानकारी के बाद BA की डिग्री हासिल की थी और अब एक दफ्तर में नौकर था। छोटा लड़का लाल बिहारी सिंह दोहरे बदन का सजीला जवान था। भरा हुआ चेहरा, चौड़ा सीना, भैंस का 2 सेर ताज़ा दूध का नाश्ता कर जाता था। श्रीकंठ उससे बिल्कुल मुतजाद थे। इन ज़ाहिरी खूबियों को उन्होंने 2 अंग्रेजी हुरूफ BA पर कुर्बान कर दिया था। इन्हीं 2 हरफों ने उनके सीने की कुशादगी, कद की बुलंदी, चेहरे की चमक सब हज़म कर ली थी। ये हज़रत अब अपना वक्त-ए-फुर्सत तिब के मुताले में सिर्फ करते थे। आयुर्वेदिक दवाओं पर ज़्यादा अकीदा था। शाम सवेरे उनके कमरे में से अक्सर खलल की खुशगवार पैहम सदाएं सुनाई दिया करती थीं। लाहौर और कलकत्ता के वैद्यों से बहुत खतों की किताबत रहती थी। श्रीकंठ इस अंग्रेजी डिग्री के बावजूद अंग्रेजी मुआशरत के बहुत मादाह न थे, बल्कि इसके बरअक्स वो अक्सर बड़ी सओमद से उसकी मजम्मत किया करते थे। इसी वजह से गांव में उनकी बड़ी इज्जत थी। दशहरे के दिनों में वो बड़े जोश से रामलीला में शरीक होते और खुद हर रोज़ कोई न कोई रूप भरते। उन्हीं की जात से गौरीपुर में रामलीला का वजूद हुआ। पुराने रस्म और रिवाज का उनसे ज़्यादा पुरजोश वकील मुश्किल से होगा, खुसूसन मुश्तरका ख़ानदान के वो ज़बरदस्त हामी थे। आजकल बहुओं को अपने कुनबे के साथ मिलजुल कर रहने में जो वहशत होती है, उसे वो मुल्क और कौम के लिए फ़ाल-ए-बद ख़याल करते थे। यही वजह थी कि गांव की बहुएं उन्हें मकबूलियत की निगाह से न देखती थीं। बाज़ शरीफजादियां जो उन्हें अपना दुश्मन समझती, खुद उन्हीं की बीवी उनसे इस मसले पर अक्सर ज़ोर-शोर से बहस करती थी, मगर इस वजह से नहीं कि उसे अपने सास-ससुर, देवर-जेठ से नफ़रत थी, बल्कि उसका ख़याल था कि अगर गम खाने और तरह देने पर भी कुनबे के साथ निबाह न हो सके तो आए दिन की तकरार से ज़िंदगी तल्ख़ करने के बजाय यही बेहतर है कि अपनी खिचड़ी अलग पकाई जाए। आनंदी एक बड़े ऊंचे ख़ानदान की लड़की थी। उसके बाप एक छोटी सी रियासत के तलुकेदार थे। आलीशान महल, 1 हाथी, 3 घोड़े, 5 वर्दीपोश सिपाही, फिटन बहलियां, शिकारी कुत्ते, बाज, बहरी, सिकरे, जर्रे, फरोश, शीशा आलात, ऑनरेरी मजिस्ट्री और कर्ज जो एक मुअज्जत तलुकेदार के लवाजिम हैं। वो उनसे बहरावर थे। भूप सिंह नाम था
पराख दिल हौसलामंद आदमी थे, मगर किस्मत की खूबी लड़का एक भी न था। 7 लड़कियां ही लड़कियां हुई और सातों जिंदा रहीं। अपने बराबर या ज़्यादा ऊंचे खानदान में उनकी शादी करना अपनी रियासत को मिट्टी में मिलाना था। पहले जोश में उन्होंने 3 शादियां दिल खोल कर की, मगर जब 15-20 हजार के मकरूज हो गए तो आंखें खुली, हाथ पैर पीट लिए। आनंदी चौथी लड़की थी, मगर अपनी सब बहनों से ज़्यादा हसीन और नेक। इसी वजह से ठाकुर भूप सिंह उसे बहुत प्यार करते थे। हसीन बच्चे को शायद उसके माँ बाप भी ज़्यादा प्यार करते हैं। ठाकुर साहब बड़े पसोपेश में थे कि इसकी शादी कहाँ करें। न तो यही चाहते थे कि कर्ज का बोझ बढ़े और न ही यही मंजूर था कि उसे अपने आप को बदकिस्मत समझने का मौका मिले। एक रोज़ श्रीकंठ उनके पास किसी चंदे के लिए रुपया मांगने आया। शायद नागरिक प्रचार का चंदा था। भूप सिंह उनके तौरो तरीक पर रिझ गए। खींचतान कर जायचे मिलाए गए और शादी धूमधाम से हो गई। आनंदी देवी अपने नए घर में आई तो यहाँ का रंग ढंग कुछ और ही देखा। जिन दिलचस्पियों और तफरीहों की वो बचपन से आदी थी, उनका यहाँ वजूद भी न था। हाथी घोड़ों का तो जिक्र क्या, कोई सजी हुई खूबसूरत बहली भी न थी। रेशमी अस्पील पर साथ लाई थी, मगर यहाँ बाग कहाँ, मकान में खिड़कियाँ तक न थी, न ज़मीन पर फर्श, न दीवारों पर तस्वीरें। ये एक सीधा साधा दहकानी मकान था। आनंदी ने थोड़े ही दिनों में इन तब्दीलियों से अपने तय इस कदर मानूस बना लिया, गोया उसने तकल्लुफ़ात कभी देखे ही नहीं। एक रोज़ दोपहर के वक्त लाल बिहारी सिंह 2 मुर्गियाँ लिए हुए आए और भावाज़ से कहा, जल्दी से गोश्त पका दो, मुझे भूख लगा है। आनंदी खाना पकाकर उनकी मुंतज़िर बैठी थी। गोश्त पकाने बैठी, मगर हांडी में देखा तो घी पाव भर से ज़्यादा न था। बड़े घर की बेटी किफ़ायत सियाई का सबक अभी अच्छी तरह न पड़ी थी। उसने सब घी गोश्त में डाल दिया। लाल बिहारी सिंह खाने बैठे तो दाल में घी न था। दाल में घी क्यों नहीं छोड़ा? आनंदी ने कहा, घी सब गोश्त में पड़ गया। लाल बिहारी, अभी परसों घी आया है, इस कदर जल्द उठ गया। आनंदी, आज तो कुल पाव भर था, वो मैंने गोश्त में डाल दिया। जिस तरह सूखी लकड़ी जल्दी से जल उठती है, उसी तरह भूख से बावला इंसान जरा जरा बात पर तुनक जाता है। लाल बिहारी सिंह को भावज की ये जबान दराजी बहुत बुरी मालूम हुई। तीखा होकर बोला, मैके में तो चाहे घी की नदी बहती हो, औरत गालियाँ सहती है, मार सहती है, मगर मैके की निंदा उससे नहीं सही जाती। आनंदी मुंह फेर कर बोली, हाथी मरा भी तो 9 लाख का, वहाँ इतना घी रोज नाई कहाँ खा जाते हैं। लाल बिहारी जल गया, थाली उठाकर पटक दी और बोला, जी चाहता है कि तालू से जवान खींच ले। आनंदी को भी गुस्सा आ गया, चेहरा सुख हो गया। बोली, वो होते तो आज इसका मजा चखा देते। अब नौजवान उजड़ ठाकुर से जब्त न हो सका। उसकी बीवी एक मामूली जमींदार की बेटी थी। जब जी चाहता था उस पर हाथ साफ कर लिया करता था। खड़ाऊ उठाकर आनंदी की तरफ जोर से फेंकी और बोला, जिसके गुमान पर बोली हो उसे भी देखूंगा और तुम्हें भी। आनंदी ने हाथ से खड़ाऊ रोकी, सर बच गया, मगर उंगली में सख्त चोट आई। गुस्से के मारे हवा के हिलते हुए पत्ते की तरह कांपती हुई अपने कमरे में आकर खड़ी हो गई। औरत का जोर और हौसला, गुरूर और इज्जत शौहर की जात से है। उसे शौहर ही की ताकत और हिम्मत का घमंड होता है। आनंदी खून का घूंट पीकर रह गई। श्रीकंठ सिंह
हर संबा को अपने मकान पर आया करते थे। जुमेरात का ये वाक़या था। 2 दिन तक आनंदी ने न कुछ खाया न पिया, उनकी राह देखती रही। आखिर संबा को हस्ब-ए-मामूल शाम के वक्त वो आए और बाहर बैठकर कुछ मुल्की व माली खबरें, कुछ नए मुकदमात की तजवीज़ें और फैसले बयान करने लगे और सिलसिलाए तकदीर 10 बजे रात तक जारी रहा। 2-3 घंटे आनंदी ने बेइंतहा इज़्तिराब में आलम में काटे। बारे खाने का वक्त आया, पंचायत उठी। जब तख्लिया हुआ तो लाल बिहारी ने कहा, भैया आप ज़रा घर में समझा दीजिएगा, ज़बान संभाल कर बातचीत किया करे, वरना नाहक एक दिन खून हो जाएगा। बेनी माधव सिंह ने शहादत दी। बहू बेटियों की ये आदत अच्छी नहीं कि मर्दों के मुँह लगे। लाल बिहारी, वो बड़े घर की बेटी है तो हम लोग भी कोई कुर्मी कहार नहीं हैं। श्रीकंठ, आखिर बात क्या हुई? लाल बिहारी, कुछ भी नहीं, यूं ही आप उलझ पड़ी। मैके के सामने हम लोगों को तो कुछ समझती ही नहीं। श्रीकंठ खा पी कर आनंदी के पास गए। वो भी भरी बैठी थी और ये हजरत भी कुछ तीखे थे। आनंदी ने पूछा, मिजाज तो अच्छा है? श्रीकंठ बोले, बहुत अच्छा है। ये आजकल तुमने घर में क्या तूफान मचा रखा है? आनंदी के तेवरों पर बल पड़ गए और झुंझलाहट के मारे बदन में पसीना आ गया। बोली, जिसने तुमसे ये आग लगाई है उसे पाओ तो मुँह झुलस दूँ। श्रीकंठ, इस कदर तेज क्यों होती हो? कुछ बात तो कहो। आनंदी, कहा क्या कहूँ, किस्मत की खूबी है, वरना एक गंवार लौंडा जिसे चपरासीगिरी करने की भी तमीज नहीं, मुझे खड़ाऊ से मार कर यूं न अकड़ता फिरता। बेटियां नुचवा लेती। इस पर तुम पूछते हो कि घर में तूफान क्यों मचा रखा है? श्रीकंठ, आखिर कुछ कैफियत तो बयान करो, मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं। आनंदी, परसों तुम्हारे लाडले भाई ने मुझे गोश्त पकाने को कहा। घी पाव भर से कुछ ज़्यादा था। मैंने सब गोश्त में डाल दिया। जब खाने बैठा तो कहने लगा, दाल में घी क्यों नहीं? बस उसी पर मेरे मैके को बुरा भला कहने लगा। मुझसे बर्दाश्त न हो सका। बोली कि वहाँ इतना घी नाई कहार खा जाते हैं और किसी को खबर भी नहीं होती। बस इतनी सी बात पर उस जालिम ने मुझे खड़ाऊ फेंक मारी। अगर हाथ से न रोकती तो सर फट जाता। उससे पूछो कि मैंने जो कुछ कहा है सच है या झूठ। श्रीकंठ की आंखें लाल हो गई। बोले, यहाँ तक नौबत पहुँच गई। ये लौंडा तो बड़ा शरीफ निकला। आनंदी रोने लगी, जैसे औरतों का कायदा है, क्योंकि आंसू उनकी पलकों पर रहता है। औरत के आंसू मर्द के गुस्से पर रोगन का काम करते हैं। श्रीकंठ के मिजाज में तहम्मुल बहुत था। उन्हें शायद कभी गुस्सा आया ही न था, मगर आनंदी के आंसुओं ने आज जहरीली शराब का काम किया। रात भर करवटें बदलते रहे। सवेरा होते ही अपने बाप के पास जाकर बोले, दादा, अब मेरा निबाह इस घर में न होगा। ये और इस मानी के दूसरे जुमले जबान से निकलने के लिए श्रीकंठ सिंह ने अपने कई हमजोलियों को बहरा आड़े हाथों लिया था। जब उनका कोई दोस्त उनसे ऐसी बातें कहता तो मजहका उड़ाते और कहते, तुम बीवियों के गुलाम हो, उन्हें काबू में रखने के बजाय खुद उनके काबू में हो जाते हो। मगर हिंदू मुशर्रफ खानदान का यह पुरजोश वकील आज अपने बाप से कह रहा था, दादा, अब मेरा निबाह इस घर में न होगा। नशे की जबान उसी वक्त तक चलती है जब तक वो इसके करिश्मों से बेखबर रहता है। आजमाइश के बीच में आकर जब्त और इल्म रुखसत हो जाते हैं। बेनी माधव सिंह घबरा कर उठ बैठे और बोले,
क्यों श्रीकंठ? इसलिए कि मुझे भी अपनी इज्जत का कुछ थोड़ा बहुत ख्याल है। आपके घर में अब हठ धर्मी का बर्ताव होता है। जिनको बड़ों का अदब होनी चाहिए वो उनके सर चढ़ते हैं। मैं तो दूसरे का गुलाम ठहरा, घर पर रहता नहीं और यहाँ मेरे पीछे औरतों पर खड़ाऊँ और जूतों की बौछार होती है। कड़ी बात तक मुआयका नहीं, कोई एक की दो कह ले, यहाँ तक मैं जब्त कर सकता हूँ, मगर ये नहीं हो सकता कि मेरे ऊपर लात और घूंसे पड़े और मैं दम न मारूँ। बेनी माधव सिंह कुछ जवाब न दे सके। श्रीकंठ हमेशा उनका अदब करते थे। उनके ऐसे तेवर देखकर बूढ़ा ठाकुर लाजवाब हो गया। सिर्फ इतना बोला, बेटा तुम अक्लमंद होकर ऐसी बातें करते हो। औरतें इसी तरह घर तबाह कर देती हैं। उनका मिजाज बढ़ाना अच्छी बात नहीं। श्रीकंठ, इतना मैं जानता हूँ, आपकी दुआ से ऐसा अहमक नहीं हूँ। आप खुद जानते हैं कि इस गांव के कई खानदानों को मैंने अलहदगी की आफतों से बचा लिया हूँ, मगर जिस औरत की इज्जत व आबरू का मैं ईश्वर के दरबार में जिम्मेदार हूँ, उस औरत के साथ ऐसा जालिमाना बर्ताव मैं नहीं सह सकता। आप यकीन मानिए, मैं अपने ऊपर बहुत जब्र कर रहा हूँ कि लाल बिहारी की गोशमाली नहीं करता। अब बेनी माधव भी गरमाए, ये कुर्फ ज़्यादा न सुन सके। लाल बिहारी तुम्हारा भाई है, उससे जब कभी भूल चूक हो तुम उसके कान पकड़ो। मगर श्रीकंठ, लाल बिहारी को मैं अब अपना भाई नहीं समझता। बेनी माधव, औरत के पीछे श्रीकंठ, जी नहीं, उसकी गुस्ताखी और बेरहमी के बाइस। दोनों आदमी कुछ देर तक खामोश रहे। ठाकुर साहब लड़के का गुस्सा धीमा करना चाहते थे, मगर ये तस्लीम करने को तैयार न थे कि लाल बिहारी से कोई गुस्ताखी या बेरहमी वकूअ में आई। इसी अशना में कई और आदमी हुक्का तंबाकू उड़ाने के लिए आ बैठे। कई औरतें ने जब सुना कि श्रीकंठ बीबी के पीछे बाप से आमदा ए जंग है तो उसका दिल बहुत खुश हुआ और तरफैन की शिकवा आमेज बातें सुनने के लिए उनकी रूहें तड़पने लगी। कुछ ऐसे हासिद भी गांव में थे जो इस खानदान की सलामत रवि पर दिल ही दिल में जलते थे। श्रीकंठ बाप से दबता था, इसलिए वो खतावार है। उसने इतना इल्म हासिल किया, ये भी उसकी खता है। बेनी माधव सिंह बड़े बेटे को बहुत प्यार करते हैं, ये बुरी बात है। वो बिना उसकी सलाह के कोई काम नहीं करते, ये उनकी हिमाकत है। इन ख्यालात के आदमियों की आज उम्मीदें भर आई। हुक्का पीने के बहाने से, कोई लगान की रसीद दिखाने के हीले से आ आकर बैठ गए। बेनी माधव सिंह पुराना आदमी था, समझ गया कि आज ये हजरात फूले नहीं समाते। उसके दिल ने ये फैसला किया कि उन्हें खुश न होने दूंगा, ख्वाह अपने ऊपर कितना ही जब्र हो। यकायक लहज़ा-ए तकदीर नर्म करके बोले, बेटा मैं तुमसे बाहर नहीं हूँ, तुम्हारा जो जी चाहे करो। अब तो लड़के से खता हो गई। इलाहाबाद का नौजवान झल्लाया हुआ ग्रेजुएट इस घात को न समझा। अपने डिबेटिंग क्लब में उसने अपनी बात पर अड़ने की आदत सीखी थी, मगर अमली मुबाहिसों के दाव पेच से वाकिफ न था। इस मैदान में वो बिल्कुल अनाड़ी निकला। बाप ने जिस मतलब से पहलू बदला था, वहाँ तक उसकी निगाह न पहुँची। बोला, मैं लाल बिहारी सिंह के साथ अब इस घर में नहीं रह सकता। बाप बेटा, तुम अक्लमंद हो और अक्लमंद आदमी गंवारों की बात पर ध्यान नहीं देता। वो बेसमझ लड़का है, उससे जो कुछ खता हुई है उसे तुम बड़े होकर मुआफ़ कर दो। बेटा, उसकी ये हरकत
मैं हरगिज़ मुआफ़ नहीं कर सकता। या तो वही घर में रहेगा या मैं ही रहूँगा। आपको अगर उससे ज़्यादा मोहब्बत है तो मुझे रुख़सत कीजिए, मैं अपना बोझ आप उठा लूँगा। अगर मुझे रखना चाहते हो तो उससे कहिए जहाँ चाहे चला जाए, बस ये मेरा आखिरी फ़ैसला है। लाल बिहारी सिंह दरवाजे की चौखट पर चुपचाप खड़ा बड़े भाई की बातें सुन रहा था। वो उनका बहुत अदब करता था। उसे कभी इतनी ज़ुर्रत न हुई थी कि श्रीकंठ के सामने चारपाई पर बैठ जाए या हुक्का पी ले या पान खा ले। अपने बाप का भी इतना पास ओ लिहाज न करता था। श्रीकंठ को भी उससे दिली मोहब्बत थी। अपने होश में उन्होंने कभी उसे घूरका तक न था। जब इलाहाबाद से आते तो ज़रूर उसके लिए कोई न कोई तोहफ़ा लाते। मुक़द्दर की जोड़ी उन्होंने ही बनवा कर दी थी। पिछले साल जब उसने अपने से डेवढ़े जवान को नाग पंचमी के दंगल में पछाड़ दिया तो उन्होंने खुश होकर अखाड़े ही में जाकर उसे गले से लगा लिया था और 5 रुपए के पैसे लुटाए थे। ऐसे भाई के मुँह से आज ऐसी जिगरदोज़ बातें सुनकर लाल बिहारी सिंह को बड़ा मलाल हुआ। उसे ज़रा भी गुस्सा न आया। वो फूट कर रोने लगा। इससे कोई शक नहीं कि वो अपने फ़ेल पर आप नादिम था। भाई के आने से एक दिन पहले ही से उसका दिल हर दम धड़कता था कि देखूं भैया क्या कहते हैं, मैं उनके सामने कैसे जाऊंगा, मैं उनसे कैसे बोलूँगा, मेरी आंखें उनके सामने कैसे उठेगी। उसने समझा था कि भैया मुझे बुलाकर समझा देंगे। इस उम्मीद के खिलाफ आज वो उन्हें अपनी सूरत से बेजार पाता था। वो जाहिल था मगर उसका दिल कहता था कि भैया मेरे साथ ज़्यादती कर रहे हैं। अगर श्रीकंठ उसे अकेला बुलाकर 2-4 मिनट सख्त बातें कहते बल्कि 2-4 तमाचे भी लगा देते तो शायद उसे इतना मलाल न होता। मगर भाई का ये कहना कि अब मैं उसकी सूरत से नफ़रत रखता हूँ, लाल बिहारी से न सहा गया। वो रोता हुआ घर में आया और कोठरी में जाकर कपड़े पहने, फिर आंखें पोंछी जिससे कोई ये न समझे कि रोता था। जब आनंदी देवी के दरवाजे पर आ कर बोला, भाभी भैया ने ये फ़ैसला किया है कि वो मेरे साथ इस घर में न रहेंगे। अब मेरा मुँह देखना नहीं चाहते, इसलिए अब मैं जाता हूँ। उन्हें फिर मुँह न दिखाऊंगा। मुझसे जो खता हुई है उसे माफ़ करना। ये कहते कहते लाल बिहारी की आवाज़ भारी हो गई। जिस वक्त लाल बिहारी सिंह सर झुकाए आनंदी के दरवाजे पर खड़ा था, उसी वक्त श्रीकंठ भी आंखें लाल किए बाहर से आए। भाई को खड़ा देखा तो नफ़रत से आंखें फेर ली और कतरा कर निकल गए। गोया उसके साये से भी परहेज है। आनंदी ने लाल बिहारी सिंह की शिकायत तो शौहर से की मगर अब दिल में पछता रही थी। तबअन नेक औरत थी और उसके ख़याल में भी न था कि ये मुआमला इस कदर तूल खींचेगा। तो दिल ही दिल में अपने शौहर के ऊपर झुँझला रही थी कि इस कदर गर्म क्यों हो रहे हैं। ये खौफ कि वही मुझे इलाहाबाद चलने को न कहने लगे तो फिर मैं क्या करूँगी। उसके चेहरे को जर्द किए हुए थे। इसी हालत में जब उसने लाल बिहारी को दरवाजे पर खड़े ये कहते सुना कि अब मैं जाता हूँ, मुझसे जो कुछ खता हुई है माफ़ करना, तो उसका रहा सहा गुस्सा भी पानी हो गया। वो रोने लगी। दिलों का मैल धोने के लिए आंसू से ज़्यादा कारगर कोई चीज़ नहीं है। श्रीकंठ को देखकर आनंदी ने कहा, लाला बाहर खड़े हैं, बहुत रो रहे हैं। श्रीकंठ, तो मैं क्या करूं? आनंदी, अंदर बुला लो, मेरी ज़बान को आग लगी। मैंने कहाँ से वो झगड़ा उठाया? श्रीकंठ, मैं नहीं बुलाने का। आनंदी, पछताओगे, उन्हें बहुत ग्लानि आ गई है, ऐसा न हो कि कहीं चल दें। श्रीकंठ न उठे। इतने में लाल बिहारी ने फिर कहा, भाभी भैया से मेरा सलाम कह दो। वो मेरा मुँह नहीं देखना चाहते, इसलिए मैं भी अपना मुँह उन्हें नहीं दिखाऊंगा। लाल बिहारी से इतना कहकर लौट पड़ा
और तेजी से बाहर के दरवाजे की तरफ जाने लगा। यकायक आनंदी अपने कमरे से निकली और उसका हाथ पकड़ लिया। लाल बिहारी ने पीछे की तरफ ताका और आंखों में आंसू भरकर बोला, मुझको जाने दो। आनंदी, कहाँ जाते हो? लाल बिहारी, जहाँ कोई मेरा मुंह न देखे। आनंदी, मैं न जाने दूंगी। लाल बिहारी, मैं लोगों के साथ रहने के काबिल नहीं हूँ। आनंदी, तुम्हें मेरी कसम, अब एक कदम भी आगे न बढ़ाना। लाल बिहारी, जब तक मुझे ये ना मालूम हो जाएगा कि भैया के दिल में मेरी तरफ से कोई तकलीफ नहीं, तब तक मैं इस घर में हरगिज न रहूँगा। आनंदी, मैं ईश्वर की सौगंध खाकर कहती हूँ कि तुम्हारी तरफ से मेरे दिल में जरा भी मैल नहीं है। अब श्रीकंठ का दिल पिघला। उन्होंने बाहर आकर लाल को गले लगा लिया और दोनों भाई खूब फूट फूट कर रोए। लाल बिहारी ने सिसकते हुए कहा, भैया, अब कभी ना कहना कि तुम्हारा मुंह न देखूंगा। इसके सिवा जो सजा आप देंगे वो मैं खुशी से कबूल करूंगा। श्रीकंठ ने कांपती हुई आवाज़ से कहा, लल्लू, इन बातों को बिल्कुल भूल जाओ। ईश्वर चाहेगा तो अब ऐसी बातों का मौका ना आएगा। बेनी माधव सिंह बाहर से ये देख रहे थे। दोनों भाइयों को गले मिलते देखकर खुश हो गए और बोल उठे, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं, बिगड़ता हुआ काम बना देती हैं। गांव में जिसने ये वाकया सुना, इस अल्फाज में आनंदी की फयाजी की दाद दी, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती है। धन्यवाद।